ऐसे भारतीय उद्योगपति जिसने देश से जितना लिया कहीं उससे ज्यादा लौटाया। हम बात कर रहे हैं जमशेदजी नूरसरवान जी टाटा की। भारत से स्थित अपने कारखानों में मजदूर के कल्याण के लिए जमशेदजी ने कार्यक्रम तब लागू कर दिए थे जब इंग्लैंड में उनके बारे में सोचा ही जा रहा था। जमशेदजी टाटा ऐसे भारतीय उद्योगपति थी जिसने देश से जितना लिया कहीं उससे ज्यादा देश को लौटाया। आज टाटा सन्स का साम्राज्य नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर कार तक, ट्रक तक और वित्त से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर कहीं नजर आता है। जब कोई भी नया मैनेजर टाटा स्टील को ज्वाइन करता है तो टाटा समूह के कंपनी में काम शुरू करते ही उन्हें समूह के बारे में एक वाक्य अच्छी तरह से बता दिया जाता है कि हम किसी न किसी रूप में हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा है। टाटा समूह अपनी बाकी विशेषताओं के अलावा एक और बात के लिए जाना जाता है और वह यह है टाटा समूह का केंद्रीय मूल्य। टाटा समूह का केंद्रीय मूल्य एक विचार है जो विचार कहता है कि टाटा समूह के कारोबारी साम्राज्य की बुनियाद मुनाफे की जगह समाज की भलाई के लिए जुड़ी हुई है। और इसी केंद्रीय मूल्य के संस्थापक थे हमारे जमशेदजी नूरसरवान जी टाटा। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि जमशेदजी ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत को बिजनेस करना सिखाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर सर स्टैनले रीड ने कहा था कि सिर्फ एक ही शख्स था जिसने हौसले के साथ भविष्य को देखा और जिसने बाकियों से अलग पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार किया। ये थे जमशेदजी नूरसरवान जी टाटा। जमशेदजी को उनकी 4 उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। स्टील उत्पादन इकाइयों की स्थापना, जल विद्युत ऊर्जा का यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की स्थापना और होटल ताजमहल का निर्माण। चूंकि भारतीय विज्ञान संस्थान उनके जीते जी नहीं स्थापित हो पाई, उनके बाद हुआ था, परंतु जो दिशा निर्देश था उन्हीं का था। यूं तो जमशेदजी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उनके और उनके परिवार से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक इकलौते भारतीय थे जिन्होंने पहली बार देश में कार खरीदी थी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वेवी क्लास बाय सीएम झा सर और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। और हाँ, जमशेदजी नूरसरवान जी टाटा के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियोज़ को देखिए बिना स्किप किए। जमशेदजी भारत में कामगारों के कल्याण के कार्यक्रम शुरू करने वाले पहले उद्योगपति थे। कामकाज के जिस तौर तरीके को प्रोफेशनल कल्चर कहा जाता था वह उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। फैक्ट्रियों में मजदूरों की गैर हाजिरी 10% से लेकर 20% होती थी। जमशेदजी ने गैर हाजिरी की समस्या से निजात पाने के लिए प्रोविडेंट फंड, दुर्घटना बीमा स्कीम और पेंशन फंड की स्थापना पहली बार भारत के किसी उद्योग में की थी। पहली बार मिल में मजदूरों के हित के लिए वेंटिलेशन और गर्मियों से बचने के उपाय करवाए थे। इनमें से कुछ सुधार तो इंग्लैंड में फैक्ट्री एक्ट के लागू होने से पहले वो हिंदुस्तान में अमल में ले आए थे। पहली बार मजदूरों को बेहतर काम के लिए इनाम दिए जाने लगे, जिनमें सोने चांदी की घड़ियां और मेडल्स थे। उन्हें कपड़े बांटे जाने लगे। मजदूरों के लिए शौच और डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई। प्रबंधकों को ट्रेनिंग के लिए फंड दिए गए। जमशेदजी ही ऐसे पहले उद्योगपति थे जिन्होंने अपने कर्मियों को रहने के लिए पहली बार आवास का इंतजाम किया था। F.R. हैरिस ने जमशेदजी की जीवनी पर लिखी किताब क्रॉनिकल ऑफ हिज लाइफ में लिखा है कि हालांकि जमशेदजी एक उद्योगपति थे पर पहले वे एक स्कॉलर थे। शिक्षा को लेकर वे उत्साहित रहते थे। जमशेदजी यह जानते थे कि हिंदुस्तान को अगर विश्व शक्ति बनाना है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कारगर कदम उठाने होंगे। उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज में कम ही भारतीय आ पाते थे। एक आंकड़े के अनुसार साल 2014 तक कभी भी 7 से ज़्यादा भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विसेज सेवा के लिए चयन नहीं हुआ था। रूसी लाला अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जमशेदजी टाटा में इस बाबत लिखते हैं कि जमशेदजी ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। 1892 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। उन्होंने मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की। कहा जाता है कि उस दौर में सिविल सर्विसेज में जाने वाले कोई छात्र टाटा की छात्रवृत्ति के जरिए ही अपनी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे।
इन छात्रों में से कई देश में शीर्ष पदों पर भी पहुंचे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, जैसे डॉक्टर जीवराज मेहता जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर राजा रमन्ना भौतिक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जयंतर नर्लिकार मशहूर खगोल वैज्ञानिक, और डॉक्टर जमशेद ईरानी जो बाद में टाटा स्टील के MD भी बने थे। जमशेद जी के ख्वाब भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना अधूरा रह गया था, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद 1909 में स्थापित की गई थी। एक बार जब वे भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रस्ताव लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के पास गए तो उसने पूछा था कि ऐसे शिक्षित हिंदुस्तानी विद्यार्थी कहाँ हैं जो ऐसे किसी संस्थान में दाखिला ले पाएं, और अगर ले भी लिया तो क्या होगा, उनके लिए इतने बड़े रोजगार कहाँ हैं। हालांकि ऐसी बातों से जमशेद जी बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हुए थे। उन्होंने इसकी शुरुआत 1896 में की। तब उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान में उच्च स्तर के ना तो विश्वविद्यालय हैं और ना ही शोध हो रहे हैं। जमशेद जी ने इसके लिए अपनी 30 लाख की संपत्ति दान कर दी थी। इस विचार को लेकर वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखकर इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए निवेदन किया था। बदकिस्मती से 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। बाद में उनकी शिष्या निवेदिता जमशेद जी के प्रयास की समर्थक बनी थी। मैसूर के राजा ने इस काम के लिए 375 एकड़ की जमीन और एक मुश्त खर्च के लिए 5 लाख रुपये दिए थे। साथ ही व्यवस्था दी थी कि हर महीने संस्थान को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इस संस्थान की स्थापना की हरी झंडी दे दी और 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना बेंगलोर में हुई थी। आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगा कि टाटा फैमिली की शुरुआत अफीम के कारोबार से हुई थी। टाटा के जो जमशेद जी के जो पिता थे नुसरवान जी, वो अफीम का कारोबार करते थे। एलिफिस्टन कॉलेज से ग्रीन स्कॉलर ग्रेजुएट बनने के बाद जमशेद जी के पिता ने उन्हें हांगकांग भेज दिया था और यही हांगकांग में जमशेद जी की व्यापारिक जीवन की शुरुआत हुई। वो गदर का साल था जब दिसंबर में उन्होंने जमशेद जी और आदर्शी नाम से हांगकांग में एक फर्म बनाई। इसके जरिए चाइना कपास और अफीम का निर्यात करते थे। नसरवान जी एक मंझे हुए कारोबारी थे। मुंबई आने से पहले वो गुजरात में अपना ट्रेडिंग का कारोबार फैला चुके थे। यह 1850 का दौर था जब पूरी दुनिया में अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए पश्चिमी देश भयानक मार काट से गुजर रहे थे। युद्ध में घायल सैनिकों को दर्द से निजात देने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता था अफीम। इसके चलते पश्चिमी देश अफीम की जोरदार मांग कर थी। अंग्रेज भी दुनिया के अलग हिस्सों में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी अफीम की बहुत ज़रूरत थी। नसरवान जी का कारोबार दिमाग चल निकला क्योंकि कारोबारी आदमी थे। उन्होंने अफीम के लीगल कारोबार में प्रवेश करने का फैसला कर लिया। अफीम के कारोबार में प्रवेश करने के बाद नसरवान जी ने हांगकांग और चीन के संघाई में अपना बेस बनाया। यहाँ से नसरवान जी और टाटा फैमिली अफीम इंपोर्ट करती और मुंबई लाकर अंग्रेजों को बेच। ये जमशेद जी ही थे जिन्होंने अफीम के कारोबार से निकलकर टाटा की फैमिली को एक आइडियल और वैल्यूएबल बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर दिया। आगे चलकर टाटा फैमिली उस हैसियत से बड़ी हो गई जहां पर वह सरकार को भी लोन दे सकती थी। इतनी बड़ी बिजनेस थी। उन्होंने मुंबई को बसाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जमशेद जी की महानता को अगर हम कम से कम शब्दों में भी दर्ज करना चाहें तो बस इतना कहना पर्याप्त होगा कि वो पहले उद्योगपति थे जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से नए हिंदुस्तान की नींव रखी थी। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को सहूलियतें दी थी और उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने जितना इस देश से लिया था उससे कहीं ज़्यादा इस देश को लौटाया था। तो दोस्तों, नमन करते हैं जमशेद जी नुसरवान जी टाटा को आज उनके जन्म दिवस पर, और उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे भारतीय युवा, हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर भी जमशेद जी की तरह तो नहीं परंतु उनसे ऊपर या उनसे नीचे या कुछ समाज की भलाई के लिए अच्छे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और हाँ, देखना ना भूलें, आगे मैं बताऊंगा आखिर होटल ताज बनने के पीछे राज क्या था। दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आप लोग करते नहीं हो, सुन तो लेते हो पूरी वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियोज़ में।